हाँ जी, गुड आफ्टरनून। इतने सारे लोग, आप पेपरों का सीजन चल रहा है उसमें भी बीच में आ गए। अभी तो बीए बीएससी उनके एग्जाम नहीं चल रहे क्या आप लोगों के? या कंप्लीट हो गई बीए आपकी? कंप्लीट हो, फ्री हो सब तरफ से, कोई काम काज नहीं है आपके? अच्छा, अभी ग्रेजुएशन वाले एग्जाम चल रहे होंगे। क्या पता हमारे जो रनिंग बैच चल रहे हैं उन बैच में डेली बच्चे एप्लीकेशन देते रहते हैं। 10 दिन की छुट्टी, 20 दिन की छुट्टी, किस बात की एग्जाम है? एग्जाम किसके? बीए। यार बीए वाले एग्जाम तो वैसे 1 वीक सीरीज से पास होते हैं, उनके लिए छुट्टी क्यों ली जाए? और वैसे भी उसका नाम 1 वीक होता, पढ़ते 1 नाइट है ना, तो उसके लिए छुट्टी तो क्यों लेनी पड़े। पर फिर भी बच्चे छुट्टी ले लेते रहते हैं। तो आज हम सुबह बात कर रहे थे कि यार आज शाम को बैच तो शुरू तो किया है पर बैच लगता नहीं कि यार बच्चे आएंगे। क्यों? तो एग्जाम चल रहे होंगे इसलिए बच्चे आएंगे नहीं। और अभी मैं नवीन जी से पूछा तो उनका रूम तो फुल भरा हुआ है। तो आप मतलब एग्जाम देते नहीं हो? फ्री हो गए सब तरफ से? चलो फिर ठीक है। ऐसे कितने लोग जिन्होंने इस बार आरएस का एग्जाम दिया था, दुर्भाग्यशाली रहे किन्हीं भी कारणों से? कोई नहीं। बाकियों ने एग्जाम भी नहीं दिया था। ऐसे कितने लोग जिनको आरएस का सिलेबस पता है? कौन खड़ा होकर सुनाएगा? भाई पता होने का मतलब तो वो होता है भाई। और आपने हाथ क्यों खड़ा किया? भाई ये तो वो है कि हम जब यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ा करते, दिलीप सर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे थे और इन सर ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण कौन बता देगा, और एक ऐसे लड़के ने हाथ खड़ा किया जो कभी सुनाता ही नहीं था। क्लास में रैंक भी हमेशा लास्ट में आती थी। सर ने क्या बात है, तुझे याद है? बाकी तुम हाथ नीचे करो, ये सुनाएगा खड़ा हो, हाँ तू सुना। उसने कहा सर मुझे पूरा याद है। बता। उसने कहा राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक। तो वैसे आप करे हो सिलेबस तो हाथ खड़ा कर दिया, सुनाओ देखे सिलेबस किस किस को याद है। ऐसे नहीं करना फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, है ना। ये तो फिर सीधी सीधी बात हो जाए। आप में से सिलेबस एक को भी याद नहीं है, इसलिए प्लीज आज घर पे जाके सिलेबस याद करना। किसी भी एग्जाम को तैयारी का पहला स्टेप होता है उसका सिलेबस पूरा पता रहना चाहिए, उसका पैटर्न पता हो और उसका सिलेबस पता हो। पूरा सिलेबस याद नहीं करना। जैसे आज अपने 2 सब्जेक्ट शुरू करेंगे, मैं आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मेरे बाद विजय सर आएंगे वो आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे। तो कम से कम 2 सब्जेक्ट के तो अपने को सिलेबस याद होने चाहिए। कि आज घर पे जाके जो मेरे वाला रजिस्टर होगा उसका पहला पन्ना खाली छोड़ना, आज जाके आरपीसी की साइट पे जाके एग्जैक्टली जो सिलेबस दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश मीडियम, वो सिलेबस लिखना। इकोनॉमी का जो सिलेबस दिया हुआ है वो एग्जैक्टली सिलेबस लिखना। किसी भी एग्जाम का जब सिलेबस आपको पता होता है, आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लीड में रहते हैं और आपको ये पता होता है कि यार ये पढ़ लिया और ये मेरे को पढ़ना। थोड़ा सा पता तो रहे, वरना धूल में लठ मारते हैं। कोई मास्टर क्या पढ़ा रहा है फिर तो आपको कुछ ही नहीं पता, फिर तो पढ़ाने वाला कुछ का कुछ ही बता जाए। मुझे याद है कई साल पहले हमने एक बार एक फर्स्ट ग्रेड का बैच बना लिया था, 2015 के आसपास में। अक्सर आरएसआईएस के अलावा कोई बैच होता ही नहीं, वो एक फर्स्ट ग्रेड का बैच था। उस बैच में अब हमारे पास जो आरएस वाली फैकल्टी होती है वो तो इधर ही लगे रहते हैं, हम उधर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो कहा किसी सब्जेक्ट के लिए कोई सर की आवश्यकता थी, तो कहा यार कोई फैकल्टी लाओ, दूसरी फैकल्टी लाओ। अपने आरएस वाले तो उधर भेजेंगे तो अपने इधर कौन पढ़ाएगा, तो इनको तो रहने दो, नई फैकल्टी। तो कोई सर बुलाए साइंस के, सर को कहा कि भाई इनको साइंस पढ़ा दो। हमने जाके दूसरे दिन बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा सर क्या फैकल्टी ले, मजा आ गया और शानदार सर। हमें लगा यार और ये अच्छी बात है कि भाई फैकल्टी कैसी होनी चाहिए जिससे बच्चे राजी रहे। बच्चे यदि सब राजी है, बच्चों को समझ में आ रहा है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अब बच्चों ने पढ़ लिया 10-15 दिन, फिर एक दिन को 2-4 साने लोग थे वो आए, कहा हमें जो 15 दिन में जो टॉपिक पढ़ाने सिलेबस में नहीं है। तो तुम बोले क्यों नहीं? अच्छा लग रहा था यार। ऐसे टॉपिक पढ़ लिए जिनका अपने सिलेबस से कोई भी लेना देना न मार साहब ने सिलेबस देखा न टाबरों ने सिलेबस देखा। तो जागो ग्राहक, सिलेबस सबको पता होना चाहिए। आपका तो कम से कम कर्तव्य बने कि हम जो पढ़ रहे हैं, वरना तो फिर मार साहब आगे कुछ ही पढ़ा जाएंगे, मैं आगे कुछ ही पढ़ा जाऊं और आपको लगे मजा तो आ गया आज पढ़ाने के अंदर, दूसरे दिन पता चलेगी अपने कम से कम सिलेबस में तो नहीं है, फालतू के अंदर ही पढ़ के आगे क्यों 2 घंटे खराब किया अपन ने। तो सिलेबस, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस पता ही हो, उससे आपको थोड़ा यूं मनोवैज्ञानिक रूप से रहता है कि यार अपने चीजें, इतनी चीजें कर ली, इतनी अभी और करनी है, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं थोड़ा सा और समझाता हूं, देखो मैं 10 मिनट की बात समझा दूं फिर अपने आगे शुरू करेंगे। नॉर्मली ये जो अपना आरएस वाला एग्जाम होता है, अब सब जानते हैं त्रिस्तरीय पेपर है। कैसा एग्जाम है भाई? आपका प्री होता है, आपका मेंस होता है और आपका इंटरव्यू होता है। ये वास्तव में जब हम ये फाउंडेशन बैच शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि हम इन 2 की तैयारी करवाते हैं। किसकी तैयारी करवाते हैं?
प्री की और मेंस की। फाउंडेशन बैच का मतलब है कि हम दोनों तैयारियां एक साथ करते हैं, प्री की तैयारी भी करते हैं, साथ में किसकी करते हैं, मेंस की। और वास्तव में ये वाला जो अपना पेपर है ये अलग अलग तैयारियों का है भी नहीं, ये दोनों तैयारियां एक साथ ही करवाता है। प्री में भी वो सेम चीजें आती है, वो सेम की सेम चीजें किस में आती है, मेंस में। मेंस में कुछ चीजें और जुड़ जाती है, जो प्री में आती है वो तो मेंस में आएगी, साथ में थोड़ी थोड़ी चीजें उनके साथ में और जुड़ जाएगी। जैसे कई बेसिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। इन 5 सब्जेक्ट को अपने बेसिक सब्जेक्ट मानते हैं। ये प्री के अंदर आएगा। प्री के अंदर जो भी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर, और ज्यादातर सवाल कहां से होंगे, क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। ये सेम के सेम 70-70 नंबर के उधर आएंगे मेंस में। मतलब 350 नंबर का तो पेपर यही है। 800 नंबर का पेपर है, 350 नंबर का सीधा सीधा ये 450 नंबर की चीजें और जोड़ देगा। और क्या जोड़ देगा, तो ये आएंगे, इसके साथ में जोड़ देगा आपके एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ देगा। फिर वो छोटे छोटे से सब्जेक्ट आते हैं वो जोड़ देगा, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, लॉ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, योगा एंड स्पोर्ट्स। हो गए 120 नंबर के आसपास के, 20-20 नंबर के 6 सब्जेक्ट ये जोड़ देगा। और 2 जोड़ देगा आपके वो हिंदी और इंग्लिश। क्या जुड़ जाएगी, तो 200 नंबर की हिंदी इंग्लिश आ जाएगी, 130 नंबर की इथिक्स आ जाती है, 120 नंबर के छोटे बड़े सब्जेक्ट आते हैं। तो 200 और 120 और 130 250, ये कितने हो गए आपके, 450, पूरा मिला के 800 हो गया। तो ये 800 नंबर का पैटर्न, जिसमें प्री वाले जो नंबर आपके पेपर हैं, 5 जो पेपर है आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट जो है ये कई उधर मेंस में भी आएंगे, 350 नंबर के, 70-70 के हो गए। प्री में एक एक्स्ट्रा चीज, इनके अलावा एक्स्ट्रा चीज और होती है जो उधर मेंस में नहीं जुड़ती, मैथ्स और रीजनिंग। ये प्री में तो होती है लेकिन मेंस में नहीं जोड़ते इनको। तो प्री के अंदर इनको थोड़ा सा अपने को और पढ़ना पड़ता है, मेंस में नहीं जोड़ता। नॉर्मली मोटा मोटा सा सिलेबस ये होता है। साथ में दोनों तरफ अपने को पढ़नी पड़ती है करंट, प्री में भी पढ़नी पड़ती है और मेंस में भी। कई बार स्टूडेंट का एक बड़ा बचकाना सा सवाल होता है कि करंट कितनी पढ़नी है, कब तक की पढ़नी है। मुझे ऐसा लगता है कि करंट हर उस आदमी को पढ़नी चाहिए जो देश में जिम्मेदार नागरिक है। ये स्टूडेंट जब तक इस भ्रम के अंदर जिएगा कि करंट मैं तब पढ़ूंगा जब एग्जाम आ जाएगा, इसका मतलब वो स्टूडेंट तो कम से कम नहीं है। फिर वो केवल एग्जाम पास करने वाला, रटा रटंत विद्या करने वाला कोई विद्यार्थी वैसा हो सकता है, वास्तव में स्टूडेंट को जैसा होना चाहिए वो नहीं है। आप एडमिशन लें भले आप एडमिशन ना लें, आप सिविल की तैयारी करें भले सिविल की तैयारी ना करें, आज से कम एक गांठ बांध के चले, देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो आपको शाम को पता होना चाहिए। यदि देश दुनिया में जो चीजें चल रही है वो शाम को आपको पता नहीं है, तो आप नीरा पशुवत जिंदगी जीते हैं, मनुष्य होने के तमाम गुण खुद के अंदर समाप्त कर चुके हैं। ये बहुत बुरी सी आदत है, आजकल बच्चे अखबार भी नहीं पढ़ते। मैं एकदम ठेठ ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूं, मुझे आशा करता हूं आप में से भी ज्यादातर लोग ग्रामीण होंगे। आप थोड़ा सा याद कीजिए, घर पे 8:45 बजे के आसपास रेडियो पे समाचार आते हैं। आजकल तो टीवी आ गया इसलिए थोड़ा रेडियो का प्रचार प्रसार कम हो गया, वरना मुझे याद है कि गांव में 8:45 बजे के आसपास हर घर के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था और 8:45 बजे वाली खबरें हर कोई आदमी सुनता, और अक्सर लोग चर्चाओं का विषय यही होता। रात खबर में यह आया था, उस खबर में यह बताया था, बीबीसी वाले ये बता के गए थे, विविध भारती वाले ये बता गए। मुझे लगता है अनपढ़ किसान भी खबर सुनता था, हम पढ़े लिखे लोग खबर नहीं सुनते। हम यूट्यूब पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके रील देख लेंगे, वो फर्जी फर्जी वीडियो देख लेंगे। हम में से कोई जाके बीबीसी के समाचार नहीं सुनना चाहता। मैं जब किसी स्टूडेंट को कहता हूं यार बीबीसी पे 2 कार्यक्रम आते हैं, एक सुबह सुबह कार्यक्रम आता है नमस्कार भारत, एक शाम को आधे घंटे कार्यक्रम आता दिन भर, कितने लोगों ने सुन रखे हैं? लोगों के नाम नहीं सुने होते कि दिन भर और नमस्कार भारत जैसे नाम भी होते हैं, जबकि वो बाकायदा खबरें आती है अच्छे। इसलिए ये तो गांठ बांध के रखिए और ये प्लीज दिमाग से निकाल के रखिए कि करंट एग्जाम के लिए पढ़नी होती है। करंट व्यक्तित्व विकास है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। आप 4 लोगों के बीच में जब बैठते हो, यदि वो लोग किसी घटना पर बात कर रहे हैं और आपको उस घटना का और छोर भी नहीं पता, आप उस घटना के बारे में नहीं जानते, ये आपके व्यक्तित्व की कमी है। यदि बंदा किसी घटना के बारे में जानता है तो उस घटना के बारे में बताना पसंद करेगा। 4 लोगों के बीच में जब बात होगी, आपस में अपने मुद्दे रखेंगे। यदि आप 4 लोगों से अच्छी बात बताते हैं, यकीन मानिए वो 4 आपकी तारीफ भी करेंगे, और तारीफ हर आदमी को अच्छी लगती है। तारीफ होनी चाहिए, हर आदमी को तारीफ सुननी चाहिए। तारीफ सुनने से आपको और सफलता मिलती है, आप और ज्यादा मोटिवेट होते हो, और ज्यादा चीजें अच्छी करते हो। फिर आपको लगता है कि अरे यार ये चीज मैंने पढ़ी थी इसलिए वहां पे बोल पाया, अगली बार 4 चीजें और पढ़ना चाहते हो, अगली बार 4 चीजें और बोलना चाहते हो। तो करंट वाला याद ही रखना कि हमेशा पढ़ना है।
तो वहां जब आप रिसेप्शन पर भी हमारे पूछते होंगे कि फाउंडेशन बैच का मतलब क्या, तो वो आपको कहते हैं कि हम किसकी तैयारी करवाते हैं, प्री और मेंस। मुझे लगता है वो गलत बोलते हैं वहां पर, हम इसको भी इंक्लूड करते हैं। इंटरव्यू की तैयारी कोई भी एक दिन में, 10 दिन में या 20 दिन में नहीं की जा सकती। हम भी इस मामले में हम खूब एक बड़ा सा झूठ ही बोलते होंगे शायद, कि जब प्री का पेपर हो जाता है हम मेंस की तैयारी करवा देते हैं, मेंस में जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू की, तो हमारे पास लोग आते हैं, इंटरव्यू का बैच चलाओगे, हम कहते हैं हाँ इंटरव्यू का बैच चलाएंगे। इंटरव्यू की तैयारी करवाओगे सर, हाँ इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। कितने दिन करवाओगे, तो हम कहते हैं 20 दिन करवाएंगे, 10 दिन करवाएंगे, मॉक इंटरव्यू लेंगे। पर मुझे लगता है कि यार कोई किसी के व्यक्तित्व को 10 दिन में कैसे बढ़ाया घटा सकता है, कोई किसी के पर्सनालिटी में 10 दिन या 15 दिन में चेंज कैसे ला सकता है, कोई किसी को यह कैसे सिखा सकता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। यह निर्माण की प्रक्रिया है, यह आपने उस दिन से शुरू कर ली थी जिस दिन आप 9th 10th क्लास में आ गए थे। उसके बाद से लेके अब तक आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ झेला जिया है, वो सब कुछ आपका व्यक्तित्व है, वही आपका इंटरव्यू होता है। उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अगलों का सवाल यह होता है कि 10th के बाद तूने साइंस ही क्यों ली थी, आर्ट्स क्यों नहीं ली, या 10th के बाद आर्ट्स क्यों ली थी जबकि तेरे परसेंटेज 80 थे। अब क्या इसका जवाब कोई भी इंटरव्यू क्लास वाला 20 दिन में दे सकता है? ये आपके जवाब है, आपको तैयार करने होते हैं, पर इनके जवाब मिलेंगे। इनके जवाब वास्तव में जब हम इस फाउंडेशन बैच को 17-18 महीने तक चलाते हैं तब इन सब के जवाब आते हैं। मैं और हमेशा क्लास में कहता हूं कि किसी भी क्लास में मास्टर जो लिखवाता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो वो नहीं लिखवाता है। लिखवाने वाले नोट्स हैं, ये नोट्स दुनिया की तमाम किताबों में मिलते हैं, दुनिया के तमाम जगह पे मिलते हैं। कोई ये सोचे कि स्प्रिंग बोर्ड के अंदर जो नोट्स लिखवाए गए इनसे अच्छे तो कुछ हो ही नहीं सकते, यहां पे पढ़ने से कुछ होता है, मरे नहीं हो। यदि नोट्स से कुछ हो तो नोट्स सब वाले नोट्स बेचते ही हैं, 3000 रुपए में स्प्रिंग बोर्ड के सारे नोट्स मिल जाते हैं। यदि नोट्स से सब कुछ होता तो हमें 88,000 कौन देता? फिर तो आप इतनी भीड़ को यहां आने की आवश्यकता ही नहीं थी, नोट्स बंधवाए घर पे ले जाके पढ़ लिया जाए। यदि भला होता है तो केवल इस वजह से होता है कि स्टूडेंट क्लास में बैठ के चीजों को सुनता है। आप में से भी वे लोग जो क्लास में ढंग से बैठ के सुनेंगे चीजों के, उनके सिलेक्शन के ज्यादा चांसेज होते हैं। हालांकि आजकल मैं इस मामले में एक बड़ा डिक्लाइन, एक बड़ा पतन देखता हूं कि स्टूडेंट का पूरा पूरा ध्यान केवल नोट्स बनाने में रहता है। स्टूडेंट बातें सुनना चाहता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट को लगता है कि सर अब 10 मिनट तक भाषण देंगे, उसको लगता है मैं पानी पी के जाऊं। मुझे लगता है काम का यही था। इससे पहले मैं लिखवा रहा था तो उठ के चला जाता, मुझे कतई बुरा नहीं लगता। क्या फर्क पड़ जाता, 3 लाइनें नहीं लिखी तो पड़ोसी के देख के लिख लेता, फोटो खींच के ले जाता, घर पे जाके लिख लेता। पर मैं अब जो बोल रहा हूं, और मैं नहीं, कोई टीचर जो बोल रहा है, ये सबसे अधिक काम का है। चीजें सुनने की क्षमताएं सबसे अधिक विकसित होनी चाहिए। जिनमें सुनने की धैर्य होता है, सुनने की शक्तियां होती है, वे लोग ज्यादा अच्छे सफल हो पाते हैं। मुझे लगता है भगवान ने इसीलिए मुंह एक और कान 2 दिए कि सुन ज्यादा बोल कम। जितना सुनेंगे इस विद्यार्थी जीवन के अंदर, जितनी चीजें ग्रहण करेंगे उतना ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। चीजें ग्रहण की भी होगी, चीजें सुनी भी होगी, तो बोलने की ताकत अपने आप ही आ जाएगी। अक्सर के बार स्टूडेंट को मैं कहता हूँ बोर्ड यहाँ आगे समझा, जो याद किया कल वाला याद है? हाँ याद है सर। यहाँ के खड़ा होकर समझा? नहीं सर, वहीं खड़ा खड़ा बोल दूंगा, यहाँ नहीं बोला जाएगा। कहीं आके हिम्मत भी कर लेते तो टांगे धूजती है भयंकर। मुझे लगता है ये केवल, मैं पूछता हूं ऐसा क्यों है, तो वो कहता है सर वहां डर लगता है। मुझे डर नहीं है, ज्ञान की कमी है। वरना सुकरात कहता है कि ज्ञान वह है जो आपके आचरण में झलकता है। यदि ज्ञान हो उसके बाद आदमी का जीव करता है। यदि वास्तव में आपको कोई चीज है तो आप तो लोगों को पकड़ पकड़ के बताना चाहो। वो मारवाड़ी में ना ढुलता है ज्ञान, बहता है। यदि वास्तव में आपको हो तो होता ही नहीं है अपने को, इसलिए वो डर वाली सी चीजें रहती है। तो इसलिए ये तैयारी वास्तव में प्री और मेंस की नहीं, तैयारी किस किस की है? प्री की भी है, मेंस की भी और इंटरव्यू। आप जो भी पढ़ेंगे इस बैच में कैसे, तुम यार तीसरे बैच में हो शायद, मुझे लगता है सेकंड में पक्का। हाँ तो बीच में मत छोड़ के जाया करो यार, फिर पढ़ाई हो नहीं पाती। तो ये तीनों तैयारियां एक साथ चलती है। तो हम जो पढ़ेंगे वो सब एक साथ पढ़ेंगे, प्री का भी पढ़ेंगे, मेंस का पढ़ेंगे। मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि कई बार स्टूडेंट आगे पूछता है कि सर अपने पहले प्री कर लेंगे फिर मेंस कर लेंगे। जो इस प्रकार से भी जीते हैं वो भी ढंग से नहीं पढ़ पाते। इसमें अलग किया ही नहीं जा सकता, इसमें साथ साथ तैयारी होती है। कि प्री में एक सवाल पूछा, नॉर्मल एक सवाल है कि कुंभा के पिता का नाम बताइए, और नीचे अगले ने 4 ऑप्शन दिए, यही तो है। अब 4 में से आपको एक ऑप्शन भी निशान लगाना है। मेंस में बिना ऑप्शन के पूछता है कुंभा के पिता का नाम लिखिए। क्या अंतर है दोनों में? यहां है कि 4 ऑप्शन देके जवाब देना है, वह है कि आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको सीधा सीधा उसको लिखना है।
यहां क्वेश्चन आता है, कला निधि नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? नीचे 4 ऑप्शन है, आपको उन चारों में से जवाब देना है। वहां पर क्वेश्चन आता है, गोविंद द्वारा लिखी गई किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम बताइए। कला निधि वहां लिखना है आपको। तो इनमें अंतर भी आप किसी प्रकार से नहीं कर सकते, ये चीजें एक साथ चलती है। और सुनो, प्री वाला जो पेपर होता है, प्री वाले पेपर में क्वेश्चन आते हैं 150। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150। इन 150 क्वेश्चन में से मोर देन 50, मतलब 50 से 60 के बीच राजस्थान जी की होती है। 50 से 60 के बीच में क्या होती है? राजस्थान जी के क्वेश्चन होते हैं। कोई ये पूछे कि सर राजस्थान जीके में क्या आती है? अभी जो मैंने बताई थी वो सारी चीजें, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कल्चर, सारी चीजें आती है। राजस्थान की साइंस, राजस्थान की करंट, जितनी चीजें हम उधर इंडियन के अंदर पढ़ेंगे उतनी की उतनी चीजें किसमें पढ़ेंगे? राजस्थान। सबसे बड़ा पोर्शन इस पेपर के अंदर आता है वो राजस्थान वाला पोर्शन। इनमें से ज्यादा क्या आता है? ये आरपीसी जाने। आरपीसी की मर्जी होगी, उस साल हिस्ट्री ज्यादा पूछेगी, कभी वो पॉलिटी ज्यादा पूछ लेती है, कभी इकोनॉमी ज्यादा पूछ लेती है, कभी साइंस ज्यादा पूछेगी, कल्चर के क्वेश्चन पूछ लेंगे, साइंस के क्वेश्चन पूछ लेंगे, करंट के पूछ लेंगे। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर साइंस के तो क्या पूछ लेंगे, साइंस तो पूरी दुनिया में एक सी है, न्यूटन के गति के नियम राजस्थान में आगे चेंज तो हो नहीं जाते, या सेव नीचे ही गिरा होगा राजस्थान में, ऊपर की तरफ तो नहीं गया होगा कम से कम। वो इस प्रकार के सवाल पूछ लेंगे कि हाल ही राजस्थान में पशुपालन के लिए केंद्र स्थापित किया था, वो केंद्र कहां पर है? पशुपालन साइंस का सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री साइंस का पार्ट माना जाता है, वहां से क्वेश्चन आ जाए। वो कोई पूछेंगे हाल ही में राजस्थान में मूंग की किस्म में एक नई प्रकार की बीमारी देखी गई थी, उस बीमारी से रोकथाम के लिए भारत सरकार के फलाने फलाने डिपार्टमेंट द्वारा एक टीका विकसित किया गया, एक दवाई विकसित की गई थी, उस दवाई का नाम बताइए। दवाइयां साइंस है, वहां से क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा वो आपसे। तो साइंस के भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। करंट आप जानते हो, करंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। बाकी वाले बड़े बड़े सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी या कल्चर में हिस्ट्री के अंदर जोड़ लूं तो आप यूं मान लीजिए कि हिस्ट्री और कल्चर के तो सबके इन चारों के मिला के कोई 15-15 सवाल या 10-10 सवाल के आसपास पूछ लेता है। 10-12 सवाल का रेशियो सब में रख लेता है। एक आधे किसी के ज्यादा, एक आधे किसी कम। साइंस वाले कम मान लो, बाकी करंट के भी 10-12 सवाल पूछ ले। 12-12 सवाल करोगे तो 12-15 60 हो जाएंगे, तो 60 के आसपास वो सवाल यहां से पूछते हैं। एक एग्जाम जिसकी मेरिट इस बार 84 नंबर थी, 85 मान लो, 200 में से जिसके 85 नंबर आ रहे थे उस बंदे का क्या हो रहा था? सिलेक्शन। 85 नंबर का मतलब लगभग 63 सवाल, 64 मान लो ना, 64 सवाल की 150 में से 64 क्वेश्चन जिस बंदे के सही हो गए उसका प्री क्या हो जाता है? पास। वो एग्जाम जिसमें 64 क्वेश्चन करने पे प्री पास हो जाता हो, उसमें 60 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट के आते हैं। इसका मतलब है कोई उस एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा सा करे तो प्री निकले। आरएस का प्री दुनिया का सबसे सिंपल एग्जाम है। आरएस का प्री ज्ञान से भी ज्यादा आपके मैनेजमेंट को मांगता है। जिन लोगों का ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है उनका आरएस का प्री वैसे पास हो जाता है। यदि कोई बंदा ये कहना मुझे केवल प्री पास करना है, सर मेंस वेंस नहीं देने, मुझे केवल प्री पास करना है, उनके लिए तो इतनी शानदार सी ट्रिक होती है कि 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के जाए प्री पास है। पर दिक्कत यही है कि उन 2-3 से प्री तो पास हो जाएगा, पर मेंस में तो सारे पढ़ने ही पड़ेंगे, वरना मेंस वाला सिलेक्शन नहीं होगा। वरना सीधा सा है कि किसी ने राजस्थान जीके भी बहुत अच्छा सा तैयार कर लिया। मैं नहीं कहता कि 60 सवाल आए तो आपसे 60 के 60 हो जाएंगे, नहीं होंगे, मरे नहीं होंगे। दुनिया की सारी किताबें पढ़ के चले जाओगे तो भी 60 के 60 सवाल तो सही। मान लो 60 से सवाल सही हुए 40 हो सकते हैं। किसी सब्जेक्ट को पूरे साल उसी को पढ़ा तो इतने सवाल तो किए जा सकते हैं, तो 60 में से 40 सवाल किए। फिर हर बंदा जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कि आप बीएससी से बिलोंग करते हैं, आप बीए से बिलोंग करते हैं, आप बीकॉम से बिलोंग करते हैं। यदि आप बीएससी किए हुए, कोई बीएससी किया बंदा आता है तो उसकी साइंस अच्छी होती है, उसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी होती है, 20-25 सवाल वो अपने वाले कर लेता है। हर बंदे का कोई ना कोई सब्जेक्ट पक्का अच्छा होता है। कोई कॉमर्स वाला होता है, उनकी इकोनॉमी अच्छी होती है। आर्ट्स वाला कोई बंदा होता है तो उनकी कोई आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ऐसी हो जाती है। तो 20-25 अपने उसके होम ग्राउंड के कर लेता है, कोई एक सब्जेक्ट तैयार कर लेता है, इतने में प्री पास हो जाता है। तो प्री वाला तो इसमें लोचा ही नहीं होता। प्री बच्चों के केवल और केवल फेल इस वजह से होते हैं कि या तो मैनेजमेंट बिगड़ता है, वो उन 3 घंटों के दौरान अपना मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते पेपर के दौरान, या बच्चा पढ़ते टाइम ही कुछ अलग चीजें पढ़ जाता है जो सवाल वहां पर आने योग्य नहीं होते। इसे इंडियन हिस्ट्री के प्री में क्वेश्चन आते हैं ले दे के 4। इंडियन हिस्ट्री के रजिस्टर होते हैं 4। अब वो 4 रजिस्टर 4 क्वेश्चन देता है। मैं कहता हूं प्री में क्यों पढ़ के जाए कोई टावर, पर यदि प्री में वो पढ़ेगा नहीं, एकदम छोड़ देगा, फिर कई बार लगता है आपने पढ़ाते क्यों, पढ़ाए नहीं, आपने एकदम नहीं पढ़ाएंगे तो मेंस में मरेगा। मेंस में तो आएगी,
मेंस में तो 20, 25, 30 नंबर की आनी है, वो तो आएगी, वहां तो आपको लिखनी पड़ेगी। पर प्री वाला पेपर हो उस टाइम तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। कई बार कोई स्टूडेंट उसको लेके बैठा रहता है, 4 रजिस्टर को पढ़ने में महीने लगते हैं 3। अब हिस्ट्री तो तैयार है अपना, अरे तो हिस्ट्री के सवाल नहीं आएंगे। इसलिए भी सिलेबस और पुराने पेपर देखने जरूरी होते हैं कि पता रहे कि आपने जो पढ़ रहे हैं वहां से सवाल भी आएगा कि नहीं आएगा। आज अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस में बैठा था तो एक स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट था, क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैं उसको अक्सर पढ़ते हुए देखता। पूरे लॉकडाउन अपनी कोचिंग का नीचे वाला रूम खुला था, कुछ बच्चे बैठ के पढ़ा करते उसके अंदर, किसी लाइब्रेरियां बंद है कहां पढ़े, तो नीचे वाला रूम खोल दिया था। यार थोड़ी वो दूरी बना के बैठ जाया करो, पढ़ लिया करो अपने। मैं हमेशा उस बच्चे को क्लास में बैठा हुआ देखता था। आज मुझे दिखा कई दिन बाद, तो मुझे लगा मेंस के एग्जाम के बाद है। मैंने, और मेंस का पेपर कैसे हुआ? मुझे प्री नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ प्री? तो सारे दिन पढ़ता रहता था। तो सर मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ लिए जिनके क्वेश्चन ही नहीं आए थे। क्या नहीं पढ़ के गया था सर? मैं करंट एकदम ही नहीं पढ़ के गया था। कैसे हो सकता है? जो सवाल सबके 15-15 सही हो रहे थे, तुम्हारे यदि गलत होते तुम हमेशा माइनस में जाओ। तो क्या पढ़ा इन दिनों में? तो मैंने सर वो इंडियन हिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ ली थी। यार थोड़े पेपर उठा के देख लेता, इंडियन हिस्ट्री के पिछले इतने सालों में मिला के 10 सवाल नहीं आए। क्या करेगा तू पढ़ के? इससे अच्छा राजस्थान हिस्ट्री पढ़ता है। राजस्थान हिस्ट्री में भी क्या पढ़ना, देखता तो सही कम से कम, कहां से सवाल निकल रहा है, कहां से सवाल नहीं निकल रहा। यार इस बार तो गलती हो गई, और कोई 2-4 नंबर से माइनर से रहा हुआ। ये भी नहीं भाई 84 नंबर है तो कोई बहुत ब्लंडर मार गया, एकदम नंबर नहीं आया, 30 नंबर ही आए, आप फेल हो गए। 80, 81, 83 नंबर आए, मतलब सर 3 सवाल और होते तो सही हो जाता। और ये कमी नहीं रही होगी यार, इतना पढ़ा है, ये कमी तो क्या रहेगी, और भी रही होगी। क्या सर पहला एग्जाम था तो मैं पेपर में भी घबराया हुआ था भयंकर, इसलिए जो गोले भरने थे वहां पे गोले भरे नहीं, या उल्टे सुलटे भर गए सर। पहले वाला दूसरे में भर गया, दूसरे वाला तीसरे में भर गया। तो प्री फेल होने का बड़ा कारण सब्जेक्ट मैनेजमेंट और आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। वरना इस एग्जाम में प्री में फेल ना उठा, पर थोड़ा सा अच्छे पढ़ने वाला सा बच्चा वो प्री सारे पास कर लेते हैं। मेंस ज्ञान की परीक्षा है कि वहां पर आपको खूब सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी भाषा पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपके लिखने का अभ्यास बहुत अच्छा सा होना चाहिए, पहले आपके खूब सारे पेपर लिखे वैसे होने चाहिए। प्री इधर से पास कर लेता है तो कोई ढंग के 2-3 भी सब्जेक्ट तैयार करके जाए तो ये वाली चीजें हो जाती है। तो इसमें इतना घबराने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि राजस्थान वाला पोर्शन ज्यादा आता है इसलिए अपने भी प्रयास करते हैं कि राजस्थान वाले पोर्शन को ज्यादा पढ़ा जाए। फिर राजस्थान वाला पोर्शन प्री में तो काम आता ही है। मेंस में आरपीसी साफ साफ कहती है कि 25% हम राजस्थानी पूछेंगे। 200 नंबर का पेपर है, 200 के 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर 200 नंबर का, तो उसमें 50 नंबर की क्या आएगी? राजस्थान। दूसरे में 50 की राजस्थान, तीसरे में 50 की राजस्थान, चौथा हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है। तो मैं जब बच्चों को कहता हूँ चारों पेपर में राजस्थान आती है तो कई बार कोई बच्चा खड़ा होकर कहता है सर हिंदी इंग्लिश में राजस्थान के विलोम शब्द अलग है, बाकी बिहार में विलोम शब्द अलग लगते हैं, संधि अलग अलग हो जाती है, नहीं होती। तो फिर सर इस पेपर में कैसे पूछेंगे? हम पूछते हैं। लेख आता है, लेख, निबंध, है ना, ऐसे जिसको आप बोलते हो, तो उसका टॉपिक होता है राजस्थान के पर्यटन के विकास में लोक देवी देवताओं की भूमिका बताइए। टूरिज्म के डेवलपमेंट में राजस्थान में फोक डेटीज क्या भूमिका निभाते हैं, या उनके मंदिर क्या भूमिका निभाते हैं। क्या जिस बंदे को राजस्थान के लोक देवता नहीं पता वो इस लेख को लिख भी सकता है, शुरू भी कर सकता है? क्या लिखेगा उसमें जब उसको कुछ भी नहीं आता? इस बार ही लेख था, इस बार जो भी लेख था मैं भूल रहा हूं उसका एग्जैक्टली टॉपिक क्या था, पर वो राजस्थान का था। और हर बार हिंदी या इंग्लिश में जो भी लेख होते हैं उनमें एक पक्का ना पक्का इन चीजों से जुड़ा हुआ रहता है। तो वो भी उनका रहता है कि भाई राजस्थान वाले पोर्शन को यहां भी पूछ लिया जाए। तो उधर 50 नहीं तो 20 एक नंबर का तो पूछते हैं। तो 3 पेपर में 50, 50, 50, 150, 20 नंबर का उधर पूछे तो 170 नंबर के आसपास होता है। वही जाके 800 में से 70 मतलब 25%, 200 के आसपास तो आप पहुंच गए, उधर काम में आता है। इंटरव्यू का तो मतलब ही केवल और केवल राजस्थान है और कोई मतलब नहीं होता। अभी आजकल एसएफ वाले इंटरव्यू चल रहे हैं, बच्चे एसआई वाले इंटरव्यू के लिए पूछने के लिए आते रहते हैं सर क्या पढ़े। उनको केवल 3 राय दी जाती, करंट तैयार कर ले, तेरा जिला तैयार कर ले, राजस्थान जीके की मोटी मोटी चीजें देख ले, और तेरे जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग जो था उसमें जो सब्जेक्ट था उन सब्जेक्ट की मोटी मोटी बातें देख ले। पर राजस्थान वाली चीजें थोड़ी ज्यादा देख के जाना। क्यों? क्योंकि वहां जो सामने बैठे हुआ उसको और कुछ आए नहीं है, राजस्थान पक्का आता है। वो तेरे सवाल में से सवाल निकालेगा। वो तेरे से सिंपल सा पूछेगा 12th कहां से किया था, तुम कहोगे नागौर से किया था, तो बताओ नागौर की मेथी क्यों फेमस है? उसको नागौर का और कुछ नहीं पता, और मेथी सुन रखी है उसने कि नागौर में मेथी मिलती है। नागौर में मेथी कहां मिलती है बता? आपने कहा पाली, वो पूछ लेगा पाली में मेहंदी कहां मिलती है। वो आपके सवाल में से सवाल निकाल लेगा ना, और सवाल में से सवाल तो राजस्थान के निकलेंगे, बाकी तो निकलेंगे नहीं भाई। राजस्थान के आरपीसी में कोई इंटरव्यू देने जाए तो वो ये तो कहेगा नहीं कि मैं तिरुवनंतपुरम से आया हूं, यहीं का होगा, यहीं का होगा। तो बंदा जो इंटरव्यू लेने वाला है उसने दौड़े लिए,
60-70 साल की उम्र ली है, राजस्थान के अंदर नौकरी की है, तो राजस्थान के बारे में खूब सारी बातें जानता है, तो राजस्थान की चीजें पूछेगा आपसे, तो राजस्थान वहां खूब सारा काम आता है आपके। ये वाला पोर्शन अपने खूब अच्छे से पढ़ना है, ताकि प्री में भी काम आए, मेंस में भी काम आए, और आपके इंटरव्यू में भी काम आए। पहले बड़ी बात, शुरू करो राजस्थान का इतिहास।